सोहन नगर रावी नदी के मोड़ पर बसा पुराना कस्बा था। वहां के पुराने हवेली नुमा घरों के बीच एक जमींदार धर्मवीर सिंह का घर भी था। वह अपनी पत्नी राधा और दो बेटियों, बड़ी बेटी विमला जिसकी उम्र 22 साल और छोटी बेटी बेला जिसकी उम्र 18 साल थी, उनके साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था। खेत खलिहान, गुड़ मिल और अनाज मंडी से उसकी अच्छी कमाई होती थी, मगर घर का रंग ढंग सीधा सादा था। राधा ने दिखावे को कभी बढ़ावा नहीं दिया। फसल के मौसम के बाद जमींदार ने विमला को पास बैठाकर कहा, बेटी, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। पास के गांव के कपड़ा व्यापारी श्री हरि मल्होत्रा का बेटा श्याम, बड़ा घर, बहुत सारी जमीन, सब सुविधा है उसके पास। क्या कहती हो? तुम बोलो तो तुम्हारा रिश्ता तय कर दूं। विमला ने सुनते ही चमक भरी आंखों से मां बाप को देखा और बोली, जैसी आपकी मर्जी पिताजी, आप मुझे जहां ब्याह देंगे मैं वहीं चली जाऊंगी। जबकि विमला मन ही मन बड़ा घर और बड़े लोगों के रिश्ते के बारे में सुनकर अंदर से बहुत खुश हो रही थी और उसने सोचा, बचपन से मां पिताजी ने सारी इच्छाएं पूरी की है। मैं तो ये सोच सच कर परेशान रहती थी, इतना ऐशो आराम दूसरे घर भी देखने को मिलेगा या नहीं। पर भगवान का एहसान है, उसने मुझे मायका और ससुराल दोनों ही खाते पीते दिए हैं। विमला मन ही मन खुश थी और यह बात जमींदार अच्छे से जानता था। इसलिए उन्होंने अब अपनी दूसरी बेटी बेला से कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। वो है ना, हमारे श्री रामा जी जो राजा के यहाँ खजांची का काम करते हैं, उनका बेटा अभी अभी शहर से पढ़कर आया है। उन्होंने मुझे खुद बुलाया था। उनको तुम बहुत पसंद हो। वो तुमसे अपने बेटे के रिश्ते की बात करना चाहते हैं। ये सुनकर बेला ने कहा, पिताजी, मैं गांव के गरीब किसान के बेटे मोहन से प्रेम करती हूं और उसी से विवाह करना चाहती हूं। धर्मवीर ने गुस्से से कहा, ये तुम क्या कह रही हो? वो मोहन जिसके घर 2 टाइम का भोजन भी समय से नहीं पकता है, तुमको उस घर में कैसे ब्याह दूं? अरे मेरी भी तो कोई इज्जत है कि नहीं? जमींदार को गुस्सा आ गया। उसकी तेज आवाज सुनकर जमींदार की पत्नी राधा भागते हुए आई और बोली, क्या हो गया जी? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? जमींदार ने कहा, अरे सुन रही हो अपनी बेटी की बात? ये उस भूखे नंगे मोहन से विवाह करने की बात कर रही है। जमींदार की पत्नी ने हैरानी से कहा, ये आप क्या कह रहे हो? मोहन, और वो भी इस हवेली का जमाई बनेगा? अब बस यही दिन देखना बाकी रह गया था क्या? धर्मवीर ने ऊंचे स्वर में कहा, समझाओ इसको, मैं इसका रिश्ता पक्का करके आता हूं। अरे इतने अच्छे घर से रिश्ता आया है और इनको रिश्ते को ठोकर मारनी है। जमींदार की पत्नी अपनी बेटी को प्यार से समझाती है, नहीं बेटा, अच्छे रिश्तों को ठोकर नहीं मारते, किस्मत से मिलते हैं आजकल रिश्ते। वो देखो, निकू की बेटी पूरे 25 साल की हो गई है, आज तक ब्याह नहीं हुआ। उसको भी शुरू शुरू में कोई लड़का पसंद नहीं आया। जब समय था उसने पसंद नहीं किया। आज उसको कोई पूछने नहीं आता। क्या तुम भी यही चाहते हो? तुम भी उसी की तरह बिन ब्याही रह जाओ? बेला ने विनम्रता से कहा, मां, मैं किसी के अंदर कोई कमी नहीं निकाल रही, बस पिताजी को समझाने की कोशिश कर रही हूं। मैं जिससे प्रेम करूंगी वही दुनिया का सबसे बड़ा धनवान होगा मेरे लिए। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। मां, आप पिताजी को समझाइए। राधा ने जमींदार की ओर देखा जो गुस्से से अभी तक बेला को घूर रहे थे। राधा के दिल में ख्याल आया, कहीं ऐसा ना हो जो सुबोध की बेटी ने किया था।
प्रेम में आकर वो हमारी बेटी भी कर ले। सुबोध की बेटी ने भी तो अपने पिता की नाक कटवा दी थी। मुझे ऐसा होने से रोकना होगा। मुझे जमींदार साहब को समझाना होगा, कहीं बेटी क्रोध में आकर कोई गलत कदम ना उठा ले। राधा ने जमींदार जी की तरफ देखकर कहा, हम लोग बचपन से अपनी दोनों बेटियों को इतना प्यार देते आए हैं। हमारा मन ऐसा हो रहा है जैसे हम अपनी बेटी के साथ गलत तो नहीं कर रहे हैं। धर्मवीर ने चिंता भरे स्वर में कहा, राधा, वही तो मैं सोच रहा हूं। हमारी बड़ी बेटी बड़े घर की बहू बनने वाली है। यदि छोटी बेटी किसी गरीब घर में ब्याह दी तो लोग हमें तरह तरह की बातें कहेंगे। राधा ने कहा, बेटी अमीर घर में जाए या गरीब घर में, तकदीर अपनी ही लेकर जाती है। आप दोनों को आशीर्वाद दीजिए और दोनों का विवाह तय कर दीजिए। धर्मवीर ने कहा, तो तुम ये कह रही हो कि मैं बेला का विवाह मोहन से ही तय कर दूं? राधा ने कहा, हां जी, अगर हमारी बेटी की किस्मत में धनवान होना लिखा होगा तो एक दिन वो भी धनवान बन जाएगी। धर्मवीर ने हामी भरी। तुम ठीक कह रही हो राधा, हमें भी बेला को किस्मत के भरोसे छोड़ देना चाहिए। हमने तो दोनों बच्चों के हमेशा सारे शौक और उनकी हर शर्त पूरी की है। अब यह फैसला भी बेला का ही होना चाहिए। जमींदार और राधा दोनों बेटियों का विवाह करा देते हैं। विवाह के बाद विमला एक बड़े से घर में जाती है और बेला छोटी सी झोपड़ी में जाती है। दोनों बहनों का घर आमने सामने था। बीच में बस एक नदी थी। विमला अपने घर की छत से बेला का छोटा सा घर देखते हुए श्याम से बोली, देख रहे हो, इस झोपड़ी में बेला कैसे पड़ी हुई है। यदि पिताजी की बात मान ली होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। श्याम ने कहा, हां, तुम सही कह रही हो। ये मोहन भी ना राजा के यहां छोटे मोटे काम करता है। बदले में महाराज उसको एक दो समय की रोटी दे देते हैं। अब इससे कितना ही घर चलेगा। तुम देखना, एक दिन बेला को अपनी गलती का एहसास होगा। फिर श्याम ने बात बदलते हुए कहा, अब जल्दी से बताओ, आज तुम्हारे लिए किस रंग की साड़ी लानी है। विमला ने कहा, कल ही हमारा विवाह हुआ है। पिताजी ने और आप लोगों के परिवार ने मुझे इतनी साड़ियां दी है। अब क्या आवश्यकता है साड़ी की। श्याम ने कहा, अरे आवश्यकता है, बिल्कुल है। मैं चाहता हूं जब भी मैं घर के अंदर आऊं तुम्हारे लिए कुछ कीमती उपहार लेकर आऊं। श्याम की बातें सुनकर विमला मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ मोहन और बेला अपने घर के अंदर बैठे हुए थे। मोहन की मां शांति चूल्हे पर खाना पका रही थी। धुआं दूर दूर तक फैला हुआ था। बेला उनके पास आई और बोली, मां जी, आप हट जाए, मैं खाना पका देती हूं। सास ने कहा, अरे बिटिया, नई दुल्हन है, तू खाना कैसे पकाएगी। बेला ने कहा, दुल्हन नहीं हूं मां, मैं आपकी बेटी हूं और बेटियों के सामने मां काम नहीं करती। सास ने कहा, बेटा, तुम बड़े घर की बेटी हो, तुमको ये चूल्हे पर खाना पकाना कहां आता होगा। तुम्हारे घर में तो वो होता है ना, स्टोव और खाना पकाने वाली भी। बेला ने प्यार से कहा, मां जी, मैंने कभी चूल्हे पे खाना तो नहीं पकाया है, परंतु इतना पता है, जब तक जिंदा हूं आप मेरे सामने कोई काम नहीं करेंगी। सास की आंखें भर आई और वो बोली, लोग कहते हैं बड़े घरों की बेटी बिगड़ी हुई होती है। मेरे मोहन की तो किस्मत ही पलट गई जो इतनी अच्छी बहू घर में आई है। तभी मोहन वहां आता है, उतरा हुआ चेहरा और मायूस निगाह। मोहन की मां ने कहा, क्या हुआ बेटा। मोहन उदास स्वर में कहता है, मां, इतने दिनों से राजा के यहां खेती करता हूं। वो मुझे 1 महीने के सिर्फ 11 रुपए देते हैं। आज 1 महीना हो गया। मंत्री जी से बोला था
पगार दिला दो। मंत्री जी ने सीधे टाल दिया। कहा बाद में ले लेना, अभी राजा दूसरे कामों में उलझे हुए हैं। मां ने कहा कोई बात नहीं बेटा, बाद में ले लेना, इसमें इतना निराश होने वाली क्या बात है। मोहन ने कहा मां बेला कल ही घर आई है, सोच रहा था उसके लिए कुछ लेता आऊंगा, वो खुश हो जाएगी। बड़े घर की लड़की है, यहां गुजारा करना उसके लिए कितना मुश्किल होगा। मैं तो उसके सामने यह बात बोल भी नहीं सकता। कभी उसको मुझसे विवाह करने का फैसला गलत लगने लगे और वह यह घर और रिश्ता छोड़कर अपने मायके चली जाए। प्रेम और विवाह में जमीन और आसमान का अंतर होता है। कल तक प्रेम था, आज विवाह के कठिन डोर में बंध चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस तंग डोरी से उसका दम घुट जाए। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां बेला आ जाती है। उनकी बात सुनकर बोलती है मेरा कोई दम नहीं घुट रहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस घर में आकर। ऐसा लग रहा है भगवान मेरे साथ है, और बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप और मांझी मुझे समझ नहीं पाए। मोहन ने कहा बेला तुम परेशान नहीं हो, मैं बस ये सोच रहा था कि तुम यहां इतनी छोटी सी धुएं से भरी झोपड़ी में कैसे रहोगी। तुम और विमला दीदी साथ में पले बड़े हैं, आज विमला दीदी इतने बड़े घर की मालकिन बन गई है और तुम इस छोटे से घर में हो। मुझे यह सोचकर बहुत बुरा लग रहा है। बेला ने कहा मैं विमला दीदी से ज्यादा खुश हूं और एक दिन यह बात आप भी मानोगे। वहीं दूसरी तरफ श्याम एक पतली सी गली की तरफ चला जा रहा था। तभी उसको सामने से एक मछुआरा आता दिखाई दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। श्याम को देखते ही बोला बेटा श्याम, तुम हमेशा मुझसे मछली खरीदते आए हो ना। श्याम ने कहा हां खरीदता तो हूं, पर हुआ क्या है कर दूं। जिस तालाब में मैं जाल डालता हूं उसी तालाब में कल से दूसरा मछुआरा आने लगा है। उसका कहना है कि वह राजा का खास आदमी है, अब से तालाब की सारी मछलियां वो ही ले जाएगा। यदि उसने मुझे मछली नहीं पकड़ने दी तो मेरे छोटे छोटे बच्चे क्या खाएंगे, वो तो भूख से मर जाएंगे। मुझे तो मछली पकड़ने के सिवा कोई दूसरा काम आता भी नहीं है। श्याम ने कहा अरे काका, फिक्र क्यों करते हो मेरे होते हुए, चलो मेरे साथ चलो, मैं देखता हूं कौन तुमको मछली पकड़ने से रोकता है। श्याम मछुआरे के साथ साथ चलने लगता है। कुछ ही देर में वो तालाब के किनारे आ जाते हैं, जहां पहले से ही एक आदमी जिसका नाम रतन था बैठा हुआ था। श्याम रतन के सामने आकर कहता है तुमने इसकी मछलियों पर कब्जा क्यों किया हुआ है। अरे वह गरीब आदमी है, उसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। रतन ने कहा बात तो आपकी ठीक है साहब, पर यह तालाब तो मैं अब इस मछुआरे को नहीं दूंगा। यदि आप बोले तो इस तालाब का एक हिस्सा मछली मैं आपको दे सकता हूं। श्याम ने कहा मछलियां खाने का हमें शौक है, पर एक हिस्सा मछलियां तो बहुत होती हैं। यह तालाब तो मछलियों से भरा पड़ा है, इतनी मछलियों का मैं क्या करूंगा। रतन ने कहा सोचकर देखो साहब, एक हिस्सा मछली बेचकर मैं पैसे आपके घर आपको देकर आऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस मछुआरे से मुझे यह तालाब दिला दो। तभी गरीब मछुआरे ने कहा रतन, ये साहब गांव में सबसे अधिक ईमानदार और पैसे वाले हैं। जिनका ईमान तू खरीदने की बात कर रहा है वो बिकाऊ नहीं है। एक बार साहब अपने मुंह से बोल देते तो मेरे लिए फैसला करने में आसानी होती। श्याम ने कहा हो गया फैसला, अब ये तालाब रतन के पास ही रहेगा। मछुआरे ने कहा ये आप क्या कह रहे हैं श्याम बाबू, अरे मैंने कितने साल आपकी सेवा की है। श्याम ने कहा हां, इतने साल तुमने सेवा की, अब रतन को भी थोड़ा सा मौका दो। मछुआरे ने कहा ऐसा मत कीजिए साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से मर जाएंगे। अरे कुछ तो दया कीजिए। श्याम ने उसकी एक ना सुनी, और यह सब ना पहली बार था ना आखिरी बार।
वो लोगों को ऐसे ही ठग कर पैसे कमाया करता था, इसलिए उसके पास इतना पैसा जमा हो गया था। वहीं दूसरी तरफ मोहन रात होने के बाद अपने घर लौट रहा था। थकान से उसकी हालत खराब थी। वो जैसे ही श्याम के घर के पास पहुंचा, उसके कानों में किसी के रोने की आवाज पड़ी। अरे, ये किसके रोने की आवाज है? ये तो विमला दीदी का घर है ना? कहीं दीदी किसी मुसीबत में तो नहीं? मोहन आगे बढ़ता गया। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, रोने की आवाज उतनी तेज हो रही थी। मोहन ने सामने जो देखा, उसको देखकर उसके मुंह से निकला, अरे यह औरत इतनी रात को यहां क्या कर रही है? और यह है कौन? मुझे इस औरत से बात करनी होगी। मोहन आगे बढ़ा और औरत से बोला, काकी, क्या हुआ आपको? आप इतनी रात को यहां क्या कर रही है? और इतना ज्यादा रो क्यों रही हो आप? बुढ़िया ने कहा, क्या बताऊं बेटा, श्याम जी को कब से हवेली के बाहर बुला रही हूं, वो है कि निकल ही नहीं रहे। मोहन ने कहा, आपको श्याम जी से काम है, रुको मैं उनको बुला देता हूं। बुढ़िया ने कहा, बेटा वो बाहर नहीं आएंगे। क्यों काकी? कल मेरी बेटी का विवाह है। मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ जेवर बनवाकर श्याम जी की हवेली में रख दिए थे। यह सोचकर मैं गांव की छोटी सी झोपड़ी में रहती हूं। चोरी हो गई तो क्या करूंगी? अब श्याम बाबू का श्याम से दरवाजा पीट रही हूं, वो दरवाजा ही नहीं खोलते। मोहन ने कहा, काकी हो सकता है श्याम बाबू घर पर ना हो, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी जेवर वो रख लेंगे। अरे आपने खून पसीने की कमाई से जेवर बनाए हैं, वो रख नहीं सकते। आप एक काम करो, मेरे घर चलो, पानी पियो, थोड़ा आराम करो, फिर आकर श्याम बाबू का दरवाजा खुलवाना। शायद तब तक श्याम बाबू भी आ जाए। बुढ़िया ने कहा, बेटे श्याम घर ही में है, मैंने खुद उसको घर के अंदर जाते हुए देखा है। मोहन सोच में पड़ गया, जब श्याम अंदर है तो वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? अब उसको भी सच जानना था। उसने जोर से आवाज लगाई, श्याम बाबू, ओ श्याम बाबू, जरा दरवाजा खोलो, हवेली के बाहर आपसे मिलने कोई आया है। श्याम के कानों में मोहन की आवाज पड़ी तो वह विमला से बोला, मेरी हवेली की चौखट पे तुम्हारा गरीब जीजा क्या कर रहा है? कहीं आज फिर से तो उसके घर में आटा खत्म नहीं हो गया जो मुंह में उठाकर यहां चला आया। सच बोलूं तो मुझे यह गरीब लोग कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। घर में जरा सी तंगी हुई नहीं कि कटोरा उठाया और अमीर रिश्तेदारों के घर चल देते हैं मांगने। अरे भाई, अमीर लोग तो दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर यहां तक पहुंचते हैं। तुम गरीब लोगों की तरह नहीं जो बस घरों में पड़े रहते हैं, काम के नकाज के दुश्मन अनाज के। उसकी बातें सुनकर विमला को थोड़ा अजीब तो लगा, क्योंकि वो उसकी बहन का पति था, पर उसको भी गरीब लोगों से कोई खास लगाव नहीं था। मोहन, आपको तो क्या घर में किसी को पसंद नहीं है? बेला ने कहा, पिताजी ने तो बेला को बहुत डांटा भी था और मां ने भी बहुत समझाया था बेला को, पर वो नादान है, कुछ समझी नहीं और इस भूखे नंगे के घर आकर बैठ गई। इन लोगों ने शादी में बेला को एक साड़ी तक नहीं दी। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा बेला उस झोपड़ी में कैसे रह रही है। किसी अमीर के घर में उसने शादी की होती तो आज वह हमारी चौखट पर नहीं आता। मुझे तो यह सोच सोच कर चिंता हो रही है। हम दोनों बहनों का घर नदी के किनारे ही है, अब इन लोगों का आना जाना लगा ही रहेगा। फिर श्याम ने कहा, चलो तुम यहीं रुको, मैं उस भिखारी को मना करके आता हूं। अरे एक बार देने से कमी तो नहीं आएगी हमारी हवेली में, मगर चिंता इस बात की है कि उसको आदत बन जाएगी जो हमारे लिए बहुत हानिकारक होगा। आप मना कर दीजिए, तब तक मैं आपके लिए पकोड़े बनाकर लाती हूं। श्याम घर से बाहर निकला तो मोहन के साथ बूढ़ी काकी को देखकर चौंक गया। उसने मन में सोचा, अरे मैंने तो सोचा था ये बूढ़ी औरत अब तक जा चुकी होगी, परंतु यह तो अभी भी यही खड़ी हुई है। अब मैं क्या करूं? इस मोहन को यदि सच्चाई का पता लग गया ना, तो यह जमींदार जी को मेरी सच्चाई बता देगा और जमींदार के नजरों में मैं हमेशा के लिए गिर जाऊंगा। जमींदार जी बहुत ही नेक आदमी है। श्याम को सोच में गुम देख मोहन ने कहा, अरे क्या हुआ श्याम बाबू, हवेली का दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे?
श्याम ने कहा, वो क्या है ना कि मैं नहा रहा था। अब नई नवेली दुल्हन है घर में, अब वो तो हवेली का दरवाजा नहीं खोल सकती ना। मोहन ने कहा, आप नहा रहे थे, पर आपके बाल तो मुझे सूखे सूखे लग रहे हैं। वो मैं नहाने जा ही रहा था, गया नहीं था। अब नई नई पत्नी है तो उससे बात करने में देरी तो हो ही जाती है। तुम्हारी तरह तो नहीं है ना कि सुबह होते ही काम पर निकल गए और अब रात हो गई तब लौट रहे हैं। मोहन समझ चुका था वो श्याम को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसने मन में सोचा, इससे पहले कि यह मुझे खरी खोटी सुनाए, मुझे काकी के जेवर के बारे में बात करनी चाहिए। मोहन ने बड़ी ही मजबूत आवाज में कहा, श्याम बाबू, काकी कह रही थी कि इन्होंने अपनी बेटी के विवाह के लिए जो जेवर बनवाया था वो आपकी तिजोरी में रखा है। श्याम ने कहा, नहीं नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर श्याम बूढ़ी औरत से बोला, क्यों रे बुढ़िया, तूने मुझे अपना जेवर कब दिया रखने के लिए? बुढ़िया ने कहा, श्याम बाबू, उस दिन जब मेघा के घर में चोरी हुई थी तब आप ही वहां हमारे घर आए थे और कहा था आगे से किसी का जेवर चोरी नहीं होगा, इसलिए मैं अपना जेवर आपकी हवेली की तिजोरी में रख दूं। और कल जब मेरी बेटी का विवाह है, मैं जेवर लेने आई हूं तो आपने मुझे ही झूठा बना दिया। मुझे लगता है ये कोई पागल औरत है। भला कोई अपना जेवर दूसरे की तिजोरी में रखता है क्या? बुढ़िया ने कहा, भगवान के कहर से डर श्याम बाबू, तू एक मां की हाय ले रहा है। श्याम ने कहा, इससे पहले कि तुमको धक्के मार के इस हवेली से बाहर फेंक दूं, चली जाओ यहां से। अरे भीख मांगने आई हो तो बोलो ना। श्याम बाबू अपनी दौलत तुम पर लुटा देगा, पर झूठा इल्जाम लगाया तो अंजाम भयानक होगा, समझी? इतना बोलकर श्याम ने हवेली का दरवाजा बंद कर लिया। बूढ़ी औरत वहीं खड़ी रोती रही। मोहन उसको देखकर बहुत दुखी हो रहा था, परंतु वो कुछ नहीं कर सकता था। न जाने क्या था उस बूढ़ी औरत के आंसुओं में, जिसमें मोहन को सच्चाई नजर आ रही थी। उसने बूढ़ी औरत से कहा, काकी, आप परेशान मत होइए और घर जाइए। जो होना था हो गया, उसको बदल नहीं सकते बेटा। कल मेरी बेटी की बारात आएगी। अगर मैंने शादी में गहने नहीं दिए तो कहीं बारात वापस ना चली जाए। बेटी से डर नहीं लगता, बेटी के भाग्य से लगता है। अगर बेटी की बारात वापस चली गई तो मैं मर ही जाऊंगी। विवाह जेवर पर ही तय हुआ है। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी उनके कानों में बेला की आवाज पड़ी, बारात वापस नहीं जाएगी काकी, और रही बात गहनों की तो वो भी आपको मिल जाएंगे। बेला की आवाज सुनकर मोहन और बुढ़िया ने सामने देखा जहां बेला खड़ी हुई थी। मोहन ने कहा, बेला, तुम यहां क्या कर रही हो? बेला ने कहा, मैं आपको देखने घर से निकली थी तो आप यहीं मिल गए। माफ करना, मैंने आपकी और काकी की बातें सुन ली। मोहन घबरा गया। वो मन में सोचने लगा, कहीं बेला को श्याम की सच्चाई का पता तो नहीं लग गया ना? ऐसा हुआ तो वो टूट जाएगी। उसकी बहन का पति कितना घटिया काम करता है। फिर मोहन ने बेला से पूछा, कौन सी बात सुनी तुमने हमारी? बेला ने कहा, यही कि काकी की बेटी का विवाह जेवर पर तय हुआ है। अगर जेवर नहीं दिए गए तो विवाह टूट भी सकता है। यही ना? वैसे तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? कोई और बात भी थी क्या जिसका मुझे नहीं पता? तभी बुढ़िया ने कहा, बेटा, वो अभी बुढ़िया इतना बोली ही थी कि मोहन बीच में बोल पड़ा। हाँ हाँ, यही बात कर रहे थे हम दोनों। बुढ़िया ने मोहन की तरफ देखा परंतु कुछ बोली नहीं। बेला ने अपने गहने उतारे और बुढ़िया को देते हुए बोली, ये रख लीजिए काकी, ये आपकी बेटी के विवाह में काम आएंगे। बुढ़िया ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो बेटा, ये मैं नहीं ले सकती। मोहन ने भी कहा, हाँ बेला, तुम ऐसा नहीं कर सकती। आखिर ये सब तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कितने प्यार से दिए थे। तुम ऐसे ही किसी को भी यह नहीं दे सकती। बेला ने कहा, अब तक मुझे इनकी जरूरत थी, इसलिए मेरे पास थे। अब मुझसे ज्यादा जरूरत इन गहनों की काकी को है।
और रही पिताजी की बात, तो जब उनको पता लगेगा ना इन गहनों ने किसी का विवाह टूटने से बचाया है, तो वह और भी ज्यादा खुश होंगे। मोहन कुछ नहीं बोला और बस बेला की तरफ देखता रहा। बुढ़िया के लाख मना करने के बाद भी बेला ने एक अनजान औरत को अपने गहने दे दिए। ये मोहन के लिए कोई छोटी बात नहीं थी। मोहन को सोच में गुम देख बेला ने कहा, अब जल्दी से घर के अंदर आओ, मां जी प्रतीक्षा कर रही हैं। चलो दोनों घर के अंदर जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह बेला चूल्हे पे खाना पका रही थी, तभी विमला वहां आती है। बेला विमला को वहां देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह दीदी, आज आप सुबह सुबह यहां, मेरा तो दिन ही बन गया। आपको पता है दीदी, मैं आपको बहुत याद करती हूं। विमला ने कहा, अभी तेरी शादी को 4 दिन नहीं हुए और तुमने चूल्हा चौका संभाल लिया। हालत देख अपनी, बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कई घरों का काम करके आई है। चेहरे का रंग देख,